पांव पांव चलने की साध पूरी नहीं हुई। गंगा जैसी नदी के साथ चल रहे हैं और बोतल का पानी खरीद कर पी रहे हैं, यह कलेजे का दुख समझेंगे आप? गंगा दुख की महागाथा है। गंगा दुख का पुराण है और गंगा सामान्य नदी नहीं है। गंगा बदला लेने वाली नदी है। अपने बेटों को खा गई। भीष्म ने एक बार खेल खेल में गंगा को बाण से बांध दिया था। भीष्म की मृत्यु सरसैया पर हुई। गंगा वो नदी है, न्याय करने वाली नदी है। हमारे पुरखों के अवशेष गंगा की राह चलकर दिल्ली के शौचालय में बहता है। यकीन करेंगे आप? विंध्याचल के पहाड़ियों में फॉसिल मिलते हैं और फॉसिल मिलना बताता है कि यहाँ कभी समुद्र था। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे प्रकृति की। प्रकृति यानी जहां हम रहते हैं। प्रकृति का सबसे अमूल्य वरदान जिसे हम कहते हैं वो है जल और वायु। इसके बगैर जिंदगी की कल्पना अधूरी है, या यूं कहें बिल्कुल बेमानी है। मनुष्य हो या जानवर हो या पेड़ पौधे ही हो, बिना जल और वायु के ये कभी भी जीवित नहीं रह सकते। हम आज एक ऐसी ही हस्ती, एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने अपना अच्छा खासा कैरियर छोड़ के जल संरक्षण के लिए जीवन समर्पित कर दिया है। तो आइए बात करते हैं श्री निलय उपाध्याय जी से। निलय उपाध्याय जी वही हैं जिन्होंने देवादिदेव महादेव सीरियल का पूरी स्क्रिप्ट आपने ही लिखी थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। धन्यवाद। आपने गंगोत्री से गंगा सागर तक पद यात्रा की है, गंगा के किनारे और उन जगहों पे। तो उसका क्या अनुभव आपका रहा है और कितने समय में आपने ये यात्रा पूरी की? देखिए, नवंबर में 93 में मैंने यात्रा शुरू की थी और अप्रैल 94 में मेरी यात्रा समाप्त हुई थी। दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। गंगा के साथ पांव पांव चलने की साध पूरी नहीं हुई। गंगा जैसी नदी के साथ चल रहे हैं और बोतल का पानी खरीद कर पी रहे हैं, यह कलेजे का दुख समझेंगे आप? नदी तो है ही नहीं। हिमालय में तटबंधों का सिलसिला ही दिखेगा, झीलों का सिलसिला ही दिखेगा, नदी नहीं दिखेगी। नीचे उतरने के बाद हरिद्वार में गंगा का 99% पानी गंग नहर में डाल करके दिल्ली में ले जाया जाता है। मृतकों के अवशेष डालने के लिए लोग आते हैं। हमारे पुरखों के अवशेष गंगा की राह चलकर दिल्ली के शौचालय में बहता है। यकीन करेंगे आप? नरोरा 3 नहरें निकलती हैं, 3 रास्ते हैं गंगा के। एक रास्ता है चरण सिंह की नहर, एक रास्ता है मुलायम सिंह की नहर और एक गंगा। 24,000 क्यूसेक पानी मिलता है चरण सिंह की नहर को, 16,000 क्यूसेक पानी मिलता है मुलायम सिंह की नहर को और गंगा को मात्र 140 क्यूसेक पानी मिलता है। फर्रुखाबाद में जब हम आए थे, मैं और एक बकरी गंगा को हम पैदल पार कर रहे थे। यकीन करेंगे आप? कन्नौज में 40,000 क्यूसेक जल लेकर के एक तरफ से रामगंगा आती है, 16,000 क्यूसेक पानी लेकर के दूसरी तरफ से काली नदी आती है और गंगा के गर्दन पर फांसी की रस्सी की तरह कस जाती है और गंगा वहीं मर जाती है। यह तो यकीन करना पड़ेगा आपको। उसके बाद से इलाहाबाद तक गंगा के तट पर चलने में गंध आती है। आप चल नहीं सकते किनारे किनारे। यकीन करेंगे आप? गंगा
दुख की महागाथा है। गंगा दुख का पुराण है और गंगा सामान्य नदी नहीं है। गंगा सरस्वती भी नहीं है। हर नदी का अपना चरित्र होता है। जमुना का अलग चरित्र है, गंगा का अलग चरित्र है, सरस्वती का अलग है। गंगा बदला लेने वाली नदी है। अपने बेटों को खा गई, 7 वसुओं को। भीष्म ने एक बार खेल खेल में गंगा को बाण से बांध दिया था। भीष्म की मृत्यु सरसैया पर हुई। गंगा वो नदी है, न्याय करने वाली नदी है। और अगर ये वैज्ञानिक युग नहीं होता, चीजों और मर्ज की पहचान नहीं होती और पुराण काल का कोई समय होता, तो सीधा ये लोग कहता कि गंगा जी नाराज हो गई हैं, गंगा जी मार रही हैं, गंगा जी को मनाइए, इनकी पूजा कीजिए, इनकी अभ्यर्चना कीजिए और उनको मनाइए, वे नाराज हो गई हैं। ये विज्ञान ने सुविधा दर्ज कर दी है कि वे किस तरह से मार रही हैं अपनी उपस्थिति से। तो ये बहुत भयानक समय है और भयानक समय से हमें निकलना है, रास्ता खोजना है। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की गणना में मोक्ष की जो परिभाषा आई है वो ये है कि जिसे प्रकृति का सम्यक ज्ञान हो, तो हमारा जल तत्व जो तमोगुण में प्रवेश कर गया है उसको रजोगुण फिर सतोगुण में लाना हमारा दायित्व है और हम सांख्य के अनुसार वो काम आसानी से कर सकते हैं। सर, आपने ये सारी चीज़ें बताई, इसके साथ आपने जो गंगा यात्रा की थी उस पे आपने अपने अध्ययन को भी लेखनी रूप दिया है जी। वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में? नहीं, पूरी गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा में जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ उसमें लगभग मैंने 10 खंडों में किताब लगभग 3000 पृष्ठों में वो किताब लिखी और गंगा को मैंने समझा। गंगा के 4 दुख हैं। बंधन, जो हिमालय में गंगा बधी हुई है, विभाजन जी, जो हरिद्वार में और नरोरा में विभाजित होती है, उसके बाद जहाँ से मैंने शुरू किया कन्नौज के बाद से प्रदूषण, और बनारस के बाद गंगा पर गाद जम रही है। और मेरा ये मानना है कि गंगा, मैं लेखक हूँ, मेरी गंगा जितनी रियल है उतनी ही इमेज है और उतना ही मेटाफर है। गंगा बधी, देश बधा, हम भी बधे हैं, आप भी बधे हैं। गंगा विभाजित हुई, देश विभाजित हुआ, हम भी विभाजित हुए, आप भी विभाजित हुए। गंगा प्रदूषित हुई, देश भी प्रदूषित हुआ, हम भी प्रदूषित हुए, आप भी प्रदूषित हुए। और आज गंगा पर भी गाद जम रही है, देश पर भी गाद जम रही है, हमारे ऊपर भी गाद जम रही है, आपके ऊपर भी गाद जम रही है। गंगा देश का प्रतिनिधि तत्व है। गंगा के बगैर इस देश की आप कल्पना नहीं कर सकते। जो गंगा के साथ होगा वो आपके साथ होगा। आप घर बना सकते हैं, आप परिवार बना सकते हैं, आप समाज बना सकते हैं, आप धर्म बना सकते हैं, आप सरकार बना सकते हैं, आप नदी और पहाड़ नहीं बना सकते। और जिसे नहीं बना सकते उसे नष्ट करने का कोई हक आपको नहीं है। वे आपको जीवन देते हैं। कौन बांधेगा गंगा को? आपके यहाँ बगल में विंध्य पर्वत पर अगस्त ऋषि ने चुल्लू में उठा करके पूरा गंगा जल का पान किया था, समुद्र का पान किया था। तब समुद्र विंध्याचल में था। विंध्याचल के पहाड़ियों में फॉसिल मिलते हैं और फॉसिल मिलना बताता है कि यहाँ कभी समुद्र था। दूसरा गंगा की कथा मिलती है समुद्र जब आपको मंदराचल में था, जहाँ सागर मंथन हुआ, भागलपुर के पास। यहाँ से लगभग आपको 600 किलोमीटर दूर सागर मंथन हुआ मंदराचल में, वहाँ समुद्र था। आज समुद्र बंगाल की खाड़ी में कलकत्ता के उस पार है। जिस नदी ने भर भर करके आपको रहने की जगह दी,
आप उसे बांधिएगा। कितनी दूर तक बांधेंगे, कितने सालों तक बांधेंगे? टेहरी बांध तो भर गया। जी। वर्तमान जो सरकार है, गंगा स्वच्छता को लेके काफी अभियान चला और काफी बातें हुई, इसको आप कैसे देखते हो और क्या ये सार्थक प्रयास रहा है? मैं अभियान को नहीं देखता सरकार के, मैं गंगा को देखता हूँ बस, और आप भी देखते हैं। और किसी सरकार की आलोचना प्रत्यालोचना करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि करना तो सरकार को ही है, करना तो मदद तो लेनी ही पड़ेगी जी। तो आलोचना करने के बजाय क्यों नहीं सरकार पर वो दबाव, जन दबाव बढ़ाया जाए। जब मैं एक नरोरा में था तो एक नेताजी ने मुझसे कहा कि नीले जी, नहरें वोट देती हैं, नदियाँ नहीं देती, गंगा वोट नहीं देती, नहर वोट देती है। तो अब लोगों के मानस को वहाँ लाना पड़ेगा कि जहाँ लोग ये समझ सकें कि नहीं, नदियाँ वोट देती हैं। जिस दिन बनारस के लोग ये समझ जाए कि गंगा वोट देगी, उस दिन चीज़ें बदलने। इसलिए किसी एक दल को ये नीतियाँ जिम्मेदार हैं। मैंने बताया कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेज आए, हम जिसे माँ कहते थे उन्होंने उसे जल संसाधन कहा, हम जिसे ज्ञान कहते थे उसे उन्होंने शिक्षा संसाधन कहा। यह जो अंतर है सोचने का, तो यह पूंजीवादी सत्ता का चरित्र प्रकृति विरोधी है। कभी था मनुष्य संकट में, अब तो प्रकृति संकट में है। अब तो किसी पहाड़ पर 4 हथौड़ा चला करके एक डलिया पत्थर ले आकर के बेच लेंगे, वो क्या करेंगे? प्रकृति संकट में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। यह बनारस के होने न होने का कारण है। मैं पहले गंगा से जुड़ा था, देव के देव महाराज शिव ने मुझे गंगा से जोड़ा था और गंगा ने शिव से जोड़ दिया। और ये शिव की नगरी है। शिव की नगरी अगर नष्ट होगी, कितना बड़ा इतिहास नष्ट होगा, शंकर का त्रिशूल नष्ट होगा, पूरी दुनिया का पहले शहर होने का गुमान था, टूट रहा है। कैलाश की तरह जलमयता मलमयता में बदल रही है।